चलिए आज एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य की कहानी जानते हैं जिसने ना सिर्फ एक महाद्वीप पर अपना दबदबा बनाया बल्कि भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव भी रखी। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जरा कल्पना कीजिए, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के एक छोर पर एक ऐसी विशाल सेना खड़ी थी। पुराने लेखों के मुताबिक ये थी मगध की सेना। ये सिर्फ सैनिकों की गिनती नहीं थी, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत थी जो साम्राज्यों की किस्मत लिख सकती थी। और हाँ, ये वही सेना थी जिसका नाम सुनकर सिकंदर के दुनिया जीत चुके सैनिकों के भी हौसले पस्त हो गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और खतरनाक फौज बनी तो बनी कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, तब ये एक देश नहीं था बल्कि 16 बड़े राज्यों का एक जाल था जिन्हें महाजनपद कहते थे। ये सब आपस में सत्ता और जमीन के लिए लड़ रहे थे। और इसी होड़ के बीच एक राज्य था मगध। देखने में तो ये बाकियों जैसा ही था, पर इसके पास कुछ ऐसे एडवांटेज थे जो किसी और के पास नहीं थे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे साम्राज्य के बनने की कहानी जो धीरे धीरे सब पर हावी हो गया। तो आखिर मगध के पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं था? देखिए, उनकी कामयाबी सिर्फ किस्मत या एम्बिशन का खेल नहीं थी। ये कुछ खासियतों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो उनके सीक्रेट वेपन बन गए। असल में मगध की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी जमीन ही थी। सोचिए, एक तरफ पहाड़ियों और नदियों ने उसे एक नेचुरल किला बना दिया था, दूसरी तरफ जमीन के नीचे हथियारों के लिए भरपूर लोहा था। गंगा के मैदानों से इतना अनाज आता था कि किसी चीज की कमी न हो, और जंगलों से मिलती थी लकड़ी और उस जमाने के सबसे खतरनाक हथियार यानी जंगी हाथी। और फिर आया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। राजधानी को राजगृह की पहाड़ियों से निकालकर पाटलिपुत्र ले जाया गया। ये जगह 3 बड़ी नदियों के संगम पर थी, मतलब व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए एक सुपर हाईवे। इस एक चाल ने मगध की तरक्की को मानो पंख लगा दिए। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे रिसोर्स होने से तो कुछ नहीं होता। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दमदार और कभी-कभी बेरहम शासकों की भी जरूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं उन राजाओं की जिन्होंने मगध को एक साम्राज्य में बदल दिया। यहाँ हमें बाप बेटे की 2 बिल्कुल अलग-अलग स्टाइल देखने को मिलती है। एक तरफ थे पिता बिंबिसार, जो बड़े चतुर डिप्लोमैट थे। वो शादियों और समझौतों से रिश्ते बनाते थे। लेकिन उनका बेटा अजातशत्रु, वो तो ताकत और महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम था। अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा की कह सकते हैं कोई हद ही नहीं थी। सत्ता पाने के लिए उसने अपने पिता को ही बंदी बनाया और फिर मार डाला। इस एक काम ने सारे पुराने रिश्तों और संधियों को तोड़ दिया और मगध को एक न खत्म होने वाली जंग के रास्ते पर डाल दिया। अब अजातशत्रु के सामने सबसे बड़ा कांटा था वृज्जी संघ, जो अपनी एकता के लिए मशहूर था। तो उसने क्या किया? सीधी लड़ाई नहीं की, नहीं, उसने बनाई एक 16 साल लंबी, जी हाँ, 16 साल लंबी योजना। अपने एक मंत्री को जासूस बनाकर भेजा ताकि वो उनकी एकता में धीरे धीरे फूट डाल सके। ये सब्र और धोखे का एक जबरदस्त खेल था। और जब आखिरकार हमला करने का टाइम आया ना, तो अजातशत्रु के तरकश में कुछ ऐसे हथियार थे जो किसी ने पहले देखे ही नहीं थे। रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें ब्लेड लगे होते थे जो रास्ते में आने वाली हर चीज को काट देता था। और महाशिला कंटक, एक विशाल गुलील जो किलों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी। ये उस जमाने की मिलिट्री टेक का कमाल था। अजातशत्रु के बाद भी मगध की ताकत बढ़ती चली गई और फिर आया नंद वंश का दौर। और इसी दौर में मगध की मिलिट्री पावर अपने पीक पर पहुंच गई। ये वही सेना थी जिसकी कहानियां दूर दूर तक, यहां तक कि सिकंदर तक भी पहुंची थीं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2 लाख। ये सिर्फ और सिर्फ नंद सेना के पैदल सिपाही थे। ये उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी जो हमेशा जंग के लिए तैयार रहती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। उनके पास थे 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 जंगी हाथी। ये एक ऐसी विशाल और डरावनी सेना थी जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत करना भी मुश्किल था। अब शायद ये समझना आसान है कि सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना क्यों कर दिया था। और यही सबसे अहम बात है।
सिकंदर के सैनिक सालों से लड़ लड़कर थक चुके थे, घर से बहुत दूर थे, और जब उन्होंने सुना कि सामने इतनी बड़ी फौज इंतजार कर रही है तो बस उनकी हिम्मत ही टूट गई। मगध की शोहरत ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी अजेय ताकत को आखिर हराया किसने? जवाब सुनकर हैरानी होगी। किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं। नंद साम्राज्य का पतन जंग के मैदान में नहीं, बल्कि महल की साजिशों में हुआ। मिलिए धनानंद से। आखिरी नंद राजा, सेना और पैसा तो बहुत था, लेकिन अपनी ही जनता के बीच वो बिल्कुल नापसंद किया जाता था। उसके लगाए भारी टैक्स और घमंडी बर्ताव ने बगावत के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और यही कहानी में एंट्री होती है चाणक्य की, एक ब्रिलियंट स्कॉलर और स्ट्रैटेजिस्ट जिसे राजा धनानंद ने भरी सभा में बेइज्जत किया था। चाणक्य ने उसी पल कसम खाई कि वो इस अपमान का बदला लेंगे और नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, चाणक्य ने कोई सेना नहीं बनाई, नहीं, उन्होंने एक होनहार नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा, उसे तैयार किया और फिर साजिशों और जासूसी का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने धीरे धीरे धनानंद की ताकत को अंदर से खोखला कर दिया। और जब सही वक्त आया तो चंद्रगुप्त ने हमला बोला और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह मगध का दौर तो खत्म हुआ, लेकिन उसकी विरासत वो हमेशा के लिए अमर हो गई। मगध ने जो मजबूत सैन्य और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था, उसी बुनियाद पर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य। तो मगध की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है, नंदों की तरह एक विशाल सेना और बेहिसाब दौलत, या फिर चाणक्य की तरह एक अकेला ब्रिलियंट दिमाग? सोचने वाली बात है ना?